सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने जांच में पाया है कि पैरासिटामोल जैसी लोकप्रिय और रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं सहित 53 दवाओं की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, खराब है। इन दवाओं में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज गोलियां, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं जो बहुतायत में भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम CDSCO की इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे जिन्हें आप जीवन तक दवाइयां समझकर खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ तो रही हैं, लेकिन क्या ये जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां मिली हैं या कुछ मामलों में नकली दवाइयां भी आप कह सकते हैं, कहीं वो आपके घर में मौजूद तो नहीं हैं जिन्हें आप रोजमर्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान होंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप भी सर्दी, जुकाम, बुखार या सिरदर्द होने पर पैरासिटामोल का सहारा लेते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। CDSCO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पैरासिटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं, जिनमें कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। CDSCO की लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं फेल हुई हैं, इसे भी जान लीजिए। इस लिस्ट में दौरे और एंजाइटी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्रोक्सोल, एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टी विटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी शामिल हैं। ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। पेट में इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल साबित हुई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की शेकाल टैबलेट्स भी जांच में फेल हो गई है। CDSCO की लिस्ट में 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया गया था, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की, क्योंकि 53 में 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ये दवाएं उनके द्वारा नहीं बनाई गई हैं, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। दवा कंपनियों की इस सफाई के बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस तरीके की सख्त कार्रवाई की हो। इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, जो आमतौर पर बुखार, सर्दी, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल होती थीं। इन दवाओं में मौजूद तत्वों और कोई स्पष्ट चिकित्सा आधार नहीं था और इसके इस्तेमाल से इंसानों को गंभीर खतरा हो सकता था। FDC दवाएं अक्सर कॉकटेल ड्रग्स के रूप में जानी जाती हैं, जहां एक ही गोली में एक से अधिक दवाओं को मिलाकर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो दवाओं की गुणवत्ता में गिरावट और नकली दवाओं का बढ़ता खतरा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक चुनौती है, बल्कि ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी है। इससे निपटने के लिए सरकार को सख्त निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए और आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि लोग इन खतरों से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजीव गुलाटी, इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं रैनबैक्सी के और एली लिली से भी, इंडिया से भी जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुलाटी सर आपका हमारे शो पे। सबसे पहले तो सर ये कितना अलार्मिंग है, हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, कई बार CDSCO ने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन इस बार जो ड्रग्स, जो दवाएँ इस लिस्ट में शामिल हैं, उसमें से कोई ना कोई दवा या तो हमारे घर पे है या हमारे अपनों के घर पर है, जानने वालों के घर पर है। ये कितना बड़ा, ये इस कार्रवाई के बाद कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में दवाओं और उनकी क्वालिटी को लेकर उत्पन्न होते हैं गुलाटी साहब? आपको आवाज आ रही है गुलाटी सर? मुझे लगता है कि गुलाटी सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारे जो इसेंशियल मेडिसिन हैं, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स हैं, शेलकैल। अब शेलकैल आप देखिए कि कितना वाइडली इस्तेमाल
की जाने वाली दवाएं हैं। इसमें एंटी डायबिटीज़ पिल है जिसमें ग्लाइम्पेराइड है, बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जिसमें टेलमिसार्टन है। ये इसके अलावा जो क्लेवम 625 है एंटीबायोटिक्स, ये फ्लैग्ड की गई हैं एज सबस्टैंडर्ड या फिर स्प्यूरियस। अब सवाल ये है कि बहुत अच्छी कार्रवाई है, पहले तो तारीफ करनी होगी CDSCO की कि उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया, लेकिन सवाल ये है कि फिर निगरानी तंत्र हमारा क्या और बड़ा होना चाहिए और वृहद होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गोपाल दाबड़े साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम के कर्नाटक से और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दाबड़े आपका हमारे शो पे। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट IMA के। डॉक्टर अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर दाबड़े, मैं आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में इस रिपोर्ट के आने के बाद उठ रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा रखा है जो कि इस देश का हर आम इंसान से लागू रखता है। सबसे पहले तो ये जो ड्रग कंट्रोल ने किया है इसका मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये जो सारे दवा जो आपने लिस्ट बताई अभी, ये बहुत ही कॉमन लोग, मतलब बहुत ही कॉमन ड्रग्स हैं, ये रोज इस्तेमाल करते हैं इसको। और इनके जो क्वालिटी है, इनका जो क्वालिटी है उसको अच्छा रखना एक जवाबदारी है हमारे ड्रग कंट्रोलर का। और उन्होंने ये कदम उठाया है और उन्होंने बयान किया है कि ये सारे ड्रग्स जो हैं वो NSQ है, यानी कि नॉट ऑफ क्वालिटी। तो इनको मार्केट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। और इससे भी ज्यादा ये जो ड्रग कंट्रोलर है हमारे देश के, इनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जवाबदारी है कि वो हमारे नागरिक को रक्षण करें ऐसी दवाओं से जो कि बिल्कुल क्वालिटी के नहीं है और बिलो क्वालिटी के हैं। तो ये पूरा जवाबदारी इनके ऊपर रहता है। और इनका एक पूरा देश में एक नेटवर्क है जो कि ठीक से काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना, ऐसा मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा वक्त आना चाहिए कि कोई ऐसा दवा बने ही नहीं, ऐसी दवा बने ही नहीं। ये अब आपने इंपॉर्टेंट बात उठा दी कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर ना हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल अब मन में ये आ रहा है कि इसके, डॉक्टर अग्रवाल, इसके हेल्थ रिस्क क्या क्या हैं? अब सब स्टैंडर्ड ड्रग्स ये किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस एक व्यक्ति के जीवन में ला सकते हैं? क्या उससे बीमार हो सकता है व्यक्ति? क्या उससे जान का खतरा हो सकता है? जिन दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन बीमारियों की क्या स्थिति और बिगड़ सकती है? हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं सर इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल से? देखिए, स्प्यूरियस ड्रग की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और हम लोग इस चीज को उठाते रहे हैं। आपको याद होगा पहले भी हम लोग जब जेनरिक ड्रग का विरोध कर रहे थे तो यही हम बता रहे थे कि स्पूरियस ड्रग की वजह से ये नहीं हो सकता। स्पूरियस ड्रग जो है या NSQ कैटेगरी की ड्रग है, नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसमें क्या है कि जो जितनी दवाई चाहिए, जितना बायोइक्विवेलेंट या उसकी अवेलेबिलिटी मॉलिक्यूल की चाहिए ब्लड के अंदर, वो हो नहीं पा रहा है। तो होगा क्या, अगर कोई मरीज दवाई ले रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे एंटीबायोटिक की आपने बात करी, वो सीरप है, बच्चों की दवाई है ना, वो ले रहा है, या क्लेवम की आपने बात करी जो जिसके अंदर क्लेवनुनिक एसिड और वो एमोक्सिसिलिन का कॉम्बिनेशन है, उसमें वो NSQ की कैटेगरी में डाला है। उससे क्या है कि वो दवाई लेते रहेंगे ये सोच के कि मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, बट वो एंटीबायोटिक क्योंकि नाकाफी है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो उसका असर उतना नहीं होगा, देर से होगा या होगा ही नहीं। और वो सारा मरीज का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। अगर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ले रहा है और उसका इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा तो इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। बट मोटे तौर पे आप देखिए कि स्पूरियस ड्रग क्यों बन रही है, उसका कारण क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वो लिस्ट जो डिक्लेयर करी है सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी ने, उसमें सबने आंसर क्या दिए हैं कंपनियों ने? उन्होंने कहा है कि ये वाला बैच हमारे यहाँ से नहीं बना भाई, उनका नाम लिखा हुआ है, उनका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, उनका लोगो लगा हुआ है, उनके यहाँ से कैसे नहीं बना? और सबका एक सही जवाब है
आप वो लास्ट वाला कॉलम देखें, हाँ। सबने एक ही जवाब दे रखा है कि डॉक्टर साहब, आप इन कंपनीज के इस आर्गुमेंट से आप क्या संतुष्ट हैं कि साहब ये तो हमारी थी ही नहीं, ये तो हम ही काउंटरफीट का शिकार हो गए, ये तो हमारे नाम पे किसी और ने बना दिया? बिल्कुल नहीं। हाँ। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी की है। ये हो क्यों रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है सर बिकॉज जो हमारा सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी का मैन पावर प्रॉपर नहीं है, जितना मैन पावर चाहिए। जो एक प्रोटोकॉल होता है कि एवरी ड्रग एवरी कॉम्बिनेशन, उसके जितना भी बैच बनते हैं एवरी बैच उसका कुछ सैंपल चेक करना चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है सर। वो इनकी रिपोर्ट में आप देख लीजिए कि वो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए स्प्यूरियस ड्रग मार्केट में आ रही है। और ये जब सैंपल साइज चेक करते हैं एवरी मंथ, उसमें जो पकड़ में आ जाता है वो आ जाता है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा दिया सर। डॉक्टर गुलाटी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जरा ओपनिंग रिमार्क डॉक्टर गुलाटी का भी ले लें। गुलाटी सर, अब ये थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सप्लाई चेन को लेकर अब लोगों के मन में बड़ी वो विचित्र धारणाएं आ गई हैं, कंफ्यूजन भी हो गया है और डर भी बैठ गया है। वो इसलिए कि अगर ये सब स्टैंडर्ड या स्प्यूरियस ड्रग्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं तो एक तो इनको क्या वापस बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, क्या फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में कोई गैप है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी चेक्स, यहां पर बड़े बड़े गैप्स हैं जिसकी वजह से ये मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं इस तरह की दवाएं। आपको सर इसमें कहां कहां प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं? दीपक जी, मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। अगर मुझे 5-7 मिनट दें तो मैं एक एक करके आपको गिनवाता हूँ। जी देखिए, बात हो रही है कि सेंटर कुछ कर नहीं रहे। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो CDSCO की हम बात कर रहे हैं, उनके पास पहले बहुत कम थे, अब उनके पास 215 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। ओके। लेकिन जो स्टेट्स के पास हैं वो 5000 से ज़्यादा ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हेल्थ जो है वो ना तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, ना वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो DCGI रूल बना सकता है, लेकिन सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन वो स्टेट्स के पास है। अब आते हैं मुद्दे पे। स्टेट्स ने ये 53 दवाएं टेस्ट कराई और उनको पकड़ा। तो ये बताइए, पिछले इतने सालों से 5000 ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट्स के क्या कर रहे थे? ये तो सेंटर ने पकड़ा है ना। तो स्टेट्स क्या कर रही थी? पहली बात। दूसरी बात, हम कर रहे हैं इरेशनल कॉम्बिनेशन की। सारे लाइसेंसेस स्टेट्स ने दिए हुए हैं। DCGI बार बार कहता है कि इनको बैन करे जाएं, वो जाके कंपनियां फिर हाई कोर्ट से स्टेट ले। ये जो हमारा सिस्टम है ना, कि पेटेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है, प्राइसिंग केमिकल फर्टिलाइजर के पास है, और न्यू ड्रग जो है वो हेल्थ के पास है, और ड्रग कंट्रोलर का कोई कंट्रोल, उसकी पावर है ही नहीं। स्टेट्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट नहीं करती हैं। स्टेट अपने इंडिपेंडेंट है और वो बिल्कुल कोई कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट में है ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, और देखिए सेंटर ने 13 फैक्ट्रियां क्लोज करी थी, और फैक्ट्रियों को भी लाइसेंस स्टेट देती है, और स्टेट और सेंटर बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। वो लाइसेंस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी है। वो इरेशनल कॉम्बिनेशन का अप्रूवल दे रहे हैं, DCGI यहाँ बैन कर रहा है। तो DCGI के पास पावर ही नहीं है, स्टेट उनको रिपोर्ट ही नहीं करती है, और कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं। पहली बात ये। दूसरी, आपने बात करी सप्लाई चेन की। इससे ज्यादा पोरस सप्लाई चेन दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा। यहां से दवाई फैक्ट्री से जाती है C&F से जाती है होलसेलर से जाती है रिटेलर, और होलसेलर जो है कई बार जाके आगरा की मंडी, बागड़ी मार्केट कलकत्ता, या भगीरथ प्लेस में आप चले जाइए। भगीरथ प्लेस में कम रेट पे सारी दवाइयां मिलती हैं, और जो आसपास के शहरों से भी रिटेलर आके यहां से ले देते हैं कि जी मुझे अच्छा मार्जिन मिलेगा, ये सस्ती मिल रही है। आप बताइए कि उसमें असली है कि नकली है, किसको पता है? और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि ये 53 की 53 जो है वो नकली है, तो हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरी। तीसरी बात ये है कि आप ध्यान से लेबल पढ़ें। बड़ी कंपनियों का तो सिर्फ ब्रांड नेम है, मैन्युफैक्चर तो सब छोटी कंपनियों से बनवाती हैं, क्योंकि वहां सस्ती पड़ती हैं और कंपटीशन बहुत है मार्केट में। अटोरवास्टेसिन को लीजिए, एक मॉलिक्यूल के 1000 से ऊपर ब्रांड है। जब इतना कंपटीशन होगा तो आप कॉस्ट कटिंग करेंगे, और कॉस्ट कटिंग के लिए आप छोटी कंपनी से बनवाएंगे। मुझे लग रहा है सर आपने बहुत सारी लेयर्स खोल दी हैं। क्वालिटी है वो हम जानते हैं, जिसमें मुझे आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स को खोला है सर इस पूरे मसले पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्टेट के 5000 ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे थे, अगर बार बार इसी तरह से सेंट्रल को आगे आकर कार्रवाइयां करनी होती हैं। 2014 से लेकर
जब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन 344 बैन किए थे तब से लेकर और अब तक 2024 तक जो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं वो सेंटर की तरफ से ही हुई हैं। स्टेट के जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं या इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, कैसे गली गली मोहल्ले मोहल्लों में दवाइयों की फैक्ट्रियां खुल गई हैं, क्या इसमें स्टेट मशीनरी की भागीदारी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार बात करेंगे इसी लूप होल की। शायद ये जो स्टेट का सेंटर को रिपोर्ट ना करना, सीडीएससी को रिपोर्ट ना करना और एक बहुत बड़ा गैप होना दोनों मशीनरीज में, दोनों बॉडीज में, क्या यही है आपकी और हमारी दवाओं के नकली होने की वजह? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपकी दवा नकली है क्या? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीडीएसओ ने जो एक सर्वे किया है उसमें 53 दवाओं को सब स्टैंडर्ड पाया गया। स्टैंडर्ड के जो मानदंड हैं उनमें वो खरे नहीं उतरे हैं। अब इसके मायने क्या हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दाभड़े साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर साहब ने भी जो डॉक्टर गुलाटी ने भी अभी उठाई, ये कितना अलार्मिंग आपको लगता है? और अगर स्टेट लेवल पर ये होता रहा तो सेंटर जितना मर्जी सर कार्रवाई कर ले, यदा कदा इक्का दुक्का कार्रवाइयां हो जाएंगी, असली खेल तो चलते रहेगा स्टेट मशीनरी की नाक के नीचे। ये जो इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, ये क्वालिटी से संबंध नहीं है। ये दवाएं बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए था। ये ऐसी दवाएं हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कोई मेंशन नहीं है। ये सिर्फ दवा के कंपनी के कुछ ख्यालात हैं कि उन्होंने ये एक ऐसा दवा बना दिया और सब लोगों को बता दिया, कि डॉक्टर को बता दिया कि हमने एक नए दवा बनाया है। लेकिन ये बहुत सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन हमारे देश में है। ये दिस इज रियली ए वेरी बिग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, हमारे देश में एक कमिटी बना था, कोकोटे कमिटी, जिसमें उन्होंने जो सारे 374 ऑड फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस उन्होंने बैन किया था। तो ये क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। ये दवाएं बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए थे। ये अब ये पता लगाना पड़ेगा कि इन दवाओं को किसने परमिशन दिया, कौन सा ड्रग कंट्रोलर ने इसको परमिशन दिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम पता लगाएं कि कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने ये दवा को परमिशन दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो 53 जो NSQ ड्रग्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्वालिटी से संबंध है। मतलब आपने अभी पूछा कि कोई, मतलब समझिए कि ब्लड प्रेशर है किसी आदमी को, वो ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहा है और 2-3 महीने के बाद वो जो ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है और उसको ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसको सेरेब्रल उसको हार्ट अटैक हो सकता है, बिल्कुल हेमीप्लीजिया हो सकता है, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर हाई। इसी तरह से डायबिटीज़ की दवा जो आपने बताया ग्लिमिप्राइड, वो दवा ले रहा है, वो ये समझ रहा है कि ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इससे जो है बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसी दवाओं को अगर कोई इंसान ले रहा है जी, तो जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि दिस इज रियली लाइफ थ्रेटनिंग। ये हमारे NSQ होना नहीं चाहिए। हमारे देश में क्या है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया, जिसको भारत सरकार ने बनाया है। और ये इंडियन फार्माकोपिया, उसमें सारे गाइडलाइंस हैं कि आपको कैसे दवा बनाना चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, कौन सा टेस्ट कहाँ करना चाहिए, और एक मुद्दा है कि आपको कैसे रिकॉर्ड रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप जो भी दवा आपके यहाँ से बनता है उसके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो राइटिंग में होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये रिकॉर्ड कीपिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन देखिए 2-3 लेयर्स हैं इसमें और उसके अलग अलग रिपोर्ट्स में जरा मैं डॉक्टर अग्रवाल के पास जाने से पहले रख दूं। खुद भारत सरकार ने कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव लिए।
इनफैक्ट 2019 में तो गवर्नमेंट ने पूरा एक नेशन वाइड क्रैकडाउन किया था सब स्टैंडर्ड मेडिसिन और जो गाइडलाइंस और पेनल्टीज थी जो ऑफेंडर्स थे अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसको और स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन उससे पहले भी नेशनल ड्रग सर्वे जो 2014 से 16 वाला हुआ था, उसमें 4.5% ड्रग्स जो थी वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी, 0.3% स्प्यूरियस थी। इसके अलावा नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था 2022 में, कि उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ पार्ट्स में 20% तक जो मेडिसिन हैं वो काउंटरफीट या सब स्टैंडर्ड की हैं कुछ इलाकों में। अब आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 2016 की जो स्टडी है जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो पब्लिश हुई थी, उसमें 69, क्योंकि एफडीसीज का भी यहाँ पर चर्चा हुई है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस की, 69% ऑफ एफडीसी मेडिसिन इन इंडिया वेर नॉट अप्रूव्ड बाय CDSCO। अब 70% एफडीसीज को अप्रूवल ही नहीं मिला है, तो वो कैसे मार्केट में है? आप खुद सोचिए क्या क्या चल रहा है इंडिया में। अब इसके अलावा 2019 की CDSCO की ही रिपोर्ट बताती है कि लगभग 3.25% जो ड्रग्स हैं वो सब स्टैंडर्ड के हैं और कुछ प्रतिशत इसमें स्प्यूरियस का भी है। यानी कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है डॉक्टर अग्रवाल सर कि देश में सब स्टैंडर्ड या स्प्यूरियस का मुद्दा उठाओ। कम ज़्यादा हो सकते हैं, दावे अपने अपने होते रहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत में 40% दवाएं साहब काउंटरफीट, सब स्टैंडर्ड और उसकी है। उसमें बहुत सारे लोग फिर नाराज़ भी हो जाते हैं कि भारत का नाम बदनाम कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है सर। सवाल ये है कि दवा लें तो ले कहाँ से सर, किसके कहने पर लें, कौन सी दवाई लें? देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था आपसे, ये स्पूरियस ड्रग कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ओनली थिंग कि ये अब समय समय पर हमें पता चल रहा है और इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दे आर द अथॉरिटी विच हैज टू रेगुलेट द ड्रग इन आवर कंट्री। अब वो स्टेट और सेंट्रल का क्या वो प्रॉब्लम है ये उनको बैठ के करना है, बट इसका ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि स्टेट नहीं कर रहा हम क्या करें। प्रॉब्लम ये है कि जो एसओपीज हैं, एसओपीज ये कहती है कि एवरी बैच हैज टू बी टेस्टेड, जो कि नहीं हो रहा है। अब वो चाहे सेंट्रल की प्रॉब्लम है या स्टेट की प्रॉब्लम है, बट किसी को तो करना पड़ेगा। हम कोई दो देश, अलग अलग देश नहीं है। आपको लगता है सर एक देश एक रेगुलेटर होना चाहिए जिसमें स्टेट सेंटर सब आए? एंड है सर, ये है। और रीजन क्या है? क्योंकि हम अपनी एसओपीज को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि ये बिना किसी नेक्सस के, बिना किसी मिली भगत के ये इतना बड़ा धंधा चल ही नहीं सकता है। तो ये कह देना कि हमें तो पता ही नहीं था ये चल रहा है, ये मार्केट में कैसे आया, सबको पता है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि भागीरथ पैलेस में बड़ी सस्ती दवाई पड़ती है, क्यों नहीं भागीरथ पैलेस में रेड करते और पता करते कहां से दवाई आई है। इसी तरह से हर शहर के अंदर एक मार्केट है जहां पर ड्रग्स आपको हर रेट में मिल जाती है और डिस्पेंसिंग के लिए बल्क में मिल जाती है। जैसे पैरासिटामोल वगैरह हजार का डब्बा मिल जाता है। क्यों नहीं रेड करते वहां पर जब पता है? तो क्यों केवल सेलेक्टिव रेट तो होती रही है डॉक्टर अग्रवाल। अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल में जो उनका फार्मास्यूटिकल हब है, बद्दी का जो इलाका है पूरा, वहां पर रेड हुई। हाँ, वहां पर दुनिया भर की वहां पर सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट दवाइयां मिली हैं। बद्दी एंड ऋषिकेश, यस, ये हब हैं सर। यहाँ पे पूरे देश की दवाइयां बन रही हैं। अब सर सवाल यही है ना कि बद्दी में, हरिद्वार, ऋषिकेश में पूरी बेल्ट जो ये बन गई है, फैक्ट्रियां खुल गई हैं, इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? सर क्यों नहीं रेड करते वहां पे क्यों नहीं देखते जाके ये कौन कौन सी दवाई बन रही है? सिर्फ थोड़ा सा सैंपल उठा लिया। और दूसरी बात मैं आपके दर्शकों के इंटरेस्ट के लिए बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन गलत है जो अभी ये कल वाली लिस्ट जो आई है। हाँ, उस पर्टिकुलर बैच की, उस कंपनी की दवाइयों में उन्होंने NSQ के उसमें रखा है या स्पूरियस के उसमें रखा है कैटेगरी में। इट डजंट मीन के आम पब्लिक ये भयभीत हो जाए कि मैं पैरासिटामोल खाऊं या नहीं खाऊं। ये एक बहुत, दिस इज अ बिग रीजन जो हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप कोई भी दवाई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, पहले पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं। पढ़े लिखे से मेरा मतलब है जो डॉक्टर जिस पैथी का ज्ञाता हो, बिल्कुल सर, उसको दिखाएं और उसकी सलाह पर ही दवाई ले। और इसीलिए हम कहते हैं नहीं सर, प्रॉब्लम तो ये है ना कि सर डॉक्टर की सलाह लेने के बाद भी अगर मैं काउंटर पे गया, अपनी पर्ची दिखाई और जो मुझे दवा लिखी गई है, अब वो दवाई अगर सब स्टैंडर्ड हो जाए या नकली हो जाए तो फिर उसमें मैं क्या करूं? मैं अब कहां तो जाए? 10 सेकंड और दे दीजिए। यस सर, 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं उसी पे जा रहा हूँ। हाँ,
डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं, जो लगातार वो मरीजों को एक पर्टिकुलरली किसी ब्रांड की कोई पर्टिकुलर दवाई दे रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरे 100 मरीज पे इसका असर हो रहा है, सही हो रहे हैं, इसीलिए वो स्पेसिफिक ब्रांड लिखते हैं कि आप ये दवाई लीजिए, ये इफेक्टिव है, क्योंकि उनका ठीक है सर। एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, इससे अब आप स्पूरियस ये थोड़ा सा जेनरिक और ब्रांडेड वाली चर्चा में ये थोड़ा सा हम एंटर कर गए, अब उस पे जाना अभी समय भी नहीं है उतना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपने इनसाइट्स दिए हैं। गुलाटी साहब सॉल्यूशंस के रूप में संक्षेप में अगर आप कुछ बता पाएं, सॉल्यूशंस। आ रहा हूं। देखिए, मैंने एक चीज कही थी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी और फैक्ट्री को लाइसेंस भी स्टेट देती है, तो वहां नेक्सस है। सॉल्यूशन जो है, एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से। देखिए, हम लोग जो बैच है उसके हमको फॉलो करना है। वो बैच नंबर फैक्ट्री से होलसेलर को बिल हुआ, होलसेलर रिटेल पे। अगर सारे के अब केमिस्ट क्या करता है, वो एक ब्राउन लिफाफे में आपको लिख के इतने पैसे हुए दे देता है, आप भी ले लेते हैं। अगर आप प्रॉपर रसीद लें जिसके ऊपर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट लिखी और फार्मासिस्ट के सिग्नेचर हैं, रूल यही है, अगर सब लोग वो रसीद लेने लगें तो रिटेलर किसने किस बैच का माल बेचा है वो पता चलेगा। दूसरी बात, अगर फिर चेक किया जाए तो रिटेलर ने वही बैच का माल किस होलसेलर से लिया है ये ट्रेस हो सकता है, और होलसेलर ने उस बैच का माल कंपनी के से लिया है या नहीं लिया है। ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन ये इसको ट्रैक एंड ट्रेस बोलते हैं हम लोग। मैं इस पे बहुत काम कर चुका हूं पहले, तो ये सिंपल सी चीज हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब बताइए, और दूसरा मैंने कहा ही है, देखिए वो नेक्सस तो तोड़ना पड़ेगा। और एक एसोसिएशन है हमारे यहाँ IDM में, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, वो स्मॉल स्केल की एसोसिएशन है और बहुत सारी ये स्मॉल स्केल बड़ी कंपनियों के लिए बनाती हैं, ऋषिकेश में और बद्दी में, जैसा कि कहा गया है। अब ये IDM में जो है, अब गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाएंगे। अब ये कहती हैं जी हमारी तो रोजी रोटी का सवाल है, अगर हम वो मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, हमें वो कैपिटल एक्सपेंस करना पड़ेगा, हमें वो मशीनें लगानी पड़ेगी, हमें आदमी को ट्रेन करना पड़ेगा, तो हमारी तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो देखिए ये काफी झोल है। सिचुएशन है। डॉक्टर गुलाटी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आपने उजागर किए हैं आज। आई एम श्योर जो शो हमारा जो देख रहे होंगे लोग, आम लोग भी, और रेगुलेटर तक ये शो अगर जाए तो बहुत अच्छी बात। बहुत सारी चीज़ें होमवर्क के रूप में निकल चुकी हैं, ये सारी चिंता के पॉइंट्स हैं जिन पर सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को चिंता करनी चाहिए। फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, थैंक यू सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर राजीव गुलाटी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर गोपाल दाभड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।